तो विल्सन डिजीज जो है, विल्सन डिजीज के बारे में पढ़ते हैं। विल्सन डिजीज जो है हेपेटोलेंटिकुलर डीजनरेशन है, ठीक है। और ये एक ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। इसके पैटर्न से भी जो है फैमिली हिस्ट्री में जो है हम देख सकते हैं। और ये लीवर डिजीज, डिजेनरेटिव चेंजेस इन द ब्रेन, साइकेट्रिक सिम्टम्स और केशर फ्लीशर रिंग्स जो है कॉर्निया में वो दिख सकती है। केशर फ्लीशर रिंग्स जो कॉर्निया में होती है वो जो है ना ब्राउन डिस्कलरेशन होती है, आउटर मार्जिन ऑफ द कॉर्निया पे होती है। डिपोजिशन ऑफ कॉपर इन डेस्मेट मेम्ब्रेन के कारण दिखती हैं, ठीक है। और ये जो डिजीज है प्रोग्रेसिव होता है और पोटेंशियली फटल होता है अगर अनट्रीटेड किया जाए, अगर ट्रीटमेंट ना दिया जाए। और ये जो है इसका इंसिडेंस जो है 1 in 30,000 बर्थ वर्ल्ड वाइड होता है। अप्रोप्रिएट जेनेटिक काउंसलिंग करनी चाहिए, स्क्रीनिंग ऑफ फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स भी करनी चाहिए और टाइमली उनका जो है प्री ट्रीटमेंट विद शिलेटिंग थेरेपी और जिंक थेरेपी से ट्रीट किया जाना चाहिए ताकि उनमें जो है सिम्टम्स जो है वो डेवलप ना हो पाए। पैथोजेनेसिस में जो है ये क्रोमोसोम 13 के अबनॉर्मेलिटी के कारण होता है, स्पेसिफिकली 13q14.3 जो कि एनकोड करता है ATP7B, जो कॉपर ट्रांसपोर्टिंग पी टाइप एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेटेज होता है जो कि एक्सप्रेस करता है हेपेटोसाइट्स के ऊपर और बिलियरी कॉपर एक्सक्रीशन में हेल्प करता होता है, क्रिटिकल होता है। और कॉपर को इनकॉर्पोरेट करने में सेलुलोप्लाज्मिन में हेल्पफुल होता है। अब इसकी एब्सेंस के कारण जो इसके एब्सेंस या माल फंक्शन के कारण जो है बिलियरी कॉपर एक्सक्रीशन डिक्रीज हो जाती है और कॉपर जो है हेपेटोसाइट्स के साइटोसोल में अकुमुलेट होने लग जाता है। जब लीवर में जो है कॉपर ज़्यादा अकुमुलेट हो जाता है, लीवर सेल्स में ओवरलोड हो जाता है, तो उसके बाद जो है कॉपर ब्रेन, किडनीज व अदर टिश्यूज में जाकर अकुमुलेट होता है और टॉक्सिसिटी कॉज करता है। और ये जो है पोटेंट इनहिबिटर है एंजाइमेटिक प्रोसेसेस के लिए कॉपर। आयनिक कॉपर जो है ब्रेन में पायरुवेट ऑक्सीडेज और एटीपेज इन मेम्ब्रेन को में इनहिबिट कर देता है उनको, और जिसके कारण जो है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट फॉस्फोक्रिएटिनिन पोटेशियम कंटेंट जो है ब्रेन में कम हो जाता है, जिसके कारण जो है न्यूरोलॉजिक और साइकेट्रिक सिम्टम्स आते हैं। जेनेटिक टेस्टिंग शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई अ पैथोलॉजिकल वेरिएंट। और जिनमें जो होमोजाइगस स्टेट में जो है ये सिम्टम्स जो है सिम्टोमेटोलॉजी इसकी जो है 3 साल की एज से भी स्टार्ट हो सकती है। मगर माइल्डर वेरिएंट्स जो है वो उसमें न्यूरोलॉजिक सिम्टम्स और लीवर डिजीज जो है 80 साल की उम्र में भी आ सकते हैं, धीरे धीरे भी आ सकते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो है इसकी जो है वैसे देखा जाए तो ये एसिम्टोमेटिक हेपेटोमेगली भी कर सकता है, स्प्लीनोमेगली हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। सब एक्यूट और क्रोनिक हेपेटाइटिस या एक्यूट हेपेटिक फेलियर विद और विदाउट हीमोलिटिक अनीमिया, क्रिप्टोजेनिक सिरहोसिस, पोर्टल हाइपरटेंशन, एसाइड्स, एडिमा, वेरिसेल ब्लीडिंग और हेपेटिक डिसफंक्शन जैसे कि डिलेड प्यूबर्टी, एमेनोरिया, कोगुलेशन डिफेक्ट्स, ये जो है विल्सन डिजीज की मैनिफेस्टेशन हो सकती हैं। इसमें फैमिलियर पैटर्न दिखता है, फीमेल्स जो है 3 टाइम्स जो है मोर लाइकली अफेक्टेड हो सकती हैं मेल से एक्यूट हेपेटिक फेलियर सिम्टम्स में। और जब विल्सन डिजीज 20 साल के बाद आता है तो न्यूरोलॉजिक सिम्टम्स जो हैं ज़्यादा कॉमन होते हैं। न्यूरोलॉजिक डिसऑर्डर जैसे कि इंटेंशन ट्रिमर, डिसअर्थरिया, रिजिड डिस्टोनिया, पार्किंसनिज्म, कोरियोफॉर्म मूवमेंट्स, लैक ऑफ मोटर कोऑर्डिनेशन, डिटेरियोरेशन इन स्कूल परफॉर्मेंस, साइकोसिस और बिहेवियरल चेंजेस। केशर फिशर रिंग जो है 50% पेशेंट में प्रेजेंट हो सकती है यंग पेशेंट में, जबकि अगर न्यूरोलॉजिक सिम्टम्स हैं उन पेशेंट में 95% पेशेंट्स में पाई जाती है। मतलब कि अगर किसी पेशेंट में न्यूरोलॉजिक सिम्टम्स है और उसमें हम सस्पेक्ट कर रहे हैं विल्सन डिजीज, तो उसकी आईज में जो है अगर केशर फ्लिशर रिंग जो है 95% चांस है कि उसमें होगी, तो उसे जो है हम डायग्नोसिस के तरफ जाने में हेल्पफुल होता है। साइकेट्रिक मैनिफेस्टेशन जैसे डिप्रेशन, पर्सनैलिटी चेंजेस, ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियर, साइकोसिस, एंजाइटी, इस तरीके की फीचर्स आ सकती हैं। कुम्स नेगेटिव हीमोलिटिक एनीमिया हो सकता है। और
ये रिजल्ट करता है जब हेपेटोसाइट डैमेज हो जाते हैं तो कॉपर जो है बाहर जो है ज़्यादा रिलीज होता है, तो उसमें जो है ये विल्सन डिजीज काफ़ी फर्टल हो सकता है और लीवर ट्रांसप्लांटेशन तक कराना पड़ सकता है। जब हीमोलिटिक एपिसोड्स होती हैं तो यूरिनरी कॉपर एक्सक्रीशन ज़्यादा होता है और सीरम फ्री कॉपर लेवल जो है बहुत ज़्यादा रेज्ड होता है। मैनिफेस्टेशन ऑफ रीनल फैनकोनी सिंड्रोम और प्रोग्रेसिव रीनल फेलियर भी हो सकते हैं। अर्थराइटिस, पेनक्रियाटाइटिस, नेफ्रोलिथियासिस, इनफर्टिलिटी और रिकरेंट मिसकैरेजेस और कार्डियोमायोपैथी और हाइपोपैराथायरॉयडिज्म जो है इसके अनयूजुअल मैनिफेस्टेशंस है। तो हेपेटिक मैनिफेस्टेशन क्या हुई, एसिम्टोमेटिक लीवर एंजाइम्स एलिवेटेड हो जाएं या एक्यूट हेपेटाइटिस हो जाए या एक्यूट लीवर फेलियर के सिम्टम्स जैसे कि कोगुलोपैथी, जॉन्डिस, एंसेफेलोपैथी आ जाए या लीवर सिरहोसिस हो जाए जो कि कंपनसेटेड और डिकम्पनसेटेड दोनों हो सकता है, जिसमें फेटीग, स्पाइडर नेवी, पोर्टल हाइपरटेंशन, स्प्लीनोमेगली और ब्लीडिंग। ये तो हेपेटिक सिम्टम्स हो गए, 40 से 60% पेशेंट में पाए जाते हैं। न्यूरोलॉजिक सिम्टम जो है 40 से 50% में पाए जाते हैं, जिसमें इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स, ट्रिमर, डिस्टोनिया, अटेक्सिया, बेलिज्म, कोरिया, पार्किंसनिज्म सिंड्रोम और स्पीच डिस्टर्बेंसेस जैसे डिसअर्थरिया, एक्स्ट्रा पिरामिडल डिस्टोनिक सेरेबेलर मिक्स्ड और अनक्लासिफाइड। डिस्फेजिया भी हो सकता है। ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन जैसे कि सेलिवेशन, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक अबनॉर्मलिटीज, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन। गेट और बैलेंस डिस्टर्बेंसेस, क्योंकि ये हेपेटोलेंटिकुलर डिजनरेशन है, जिसमें न्यूरोलॉजिक सिम्टम्स में गेट और बैलेंस डिस्टर्बेंसेस भी हो सकते हैं। साइकेट्रिक सिम्टम जो है 10 से 25% पेशेंट में पाए जाते हैं, जिसमें अबनॉर्मल एंटी सोशल बिहेवियर, इरिटेबिलिटी, डिसइनहिबिशन, मूड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर, डिप्रेशन, सुसाइडल अटेम्प्ट, साइकोसिस एंड अदर साइकेट्रिक अल्टरेशंस। साइकोसिस, एनोरेक्सिया, स्लीप डिस्टर्बेंसेस, कॉग्निटिव इंपेयरमेंट हो सकती है। ऑप्थेल्मोलॉजिक जो है हमने बताई दी, जिसमें न्यूरोलॉजिक सिम्टम्स होते हैं, उनमें 90 से 100% में केशर फ्लीशर जो है ब्राउन कलर की जो आउटर मार्जिन ऑफ कॉर्निया में जो है ब्राउन कलर की डिस्कलरेशन आ जाती है कॉपर की डिपोजिशन के कारण डेस्मेंट मेम्ब्रेन में। ठीक है, और 40 से 50% केसेस जिनमें हेपेटिक सिम्टम्स है उनमें पाई जाती है और 20 से 30% परसेंट केसेस में प्री सिम्टोमेटिक केसेस में पाई जाती है। सनफ्लावर कैटरेक्ट भी दिख सकता है। सिस्टमिक और मल्टी सिस्टमिक में जैसे कि रीनल ट्यूबुलर डिसफंक्शन, नेफ्रोलिथियासिस, नेफ्रोकैल्सिनोसिस, अमीनो एसिड्यूरिया, हाइपरकैल्सियूरिया, हाइपरफॉस्फेट्यूरिया, बोन में ऑस्टियोपोरोसिस, कॉन्ड्रोकैल्सिनोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, जॉइंट पेन, ये जो है पाए गए हैं सिम्टम, मगर इनके ज़्यादा एविडेंस नहीं है, मगर कुछ कुछ पेशेंट में पाए गए हैं। हार्ट, कार्डियक अरिथमिया, कार्डियोमायोपैथी, मायोपैथी, स्किन में हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ द लोअर लेग्स, एज्यूर लुनुले, स्काई ब्लू मून ऑफ द नेल्स, एनिटोडर्मा, जीरोसिस, अकेंथोसिस नाइग्रिकेंस, सबक्यूटेनियस लाइपोमास, डर्मेटोमायोसिटीज। हेमेटोपोइटिक सिस्टम में जैसे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, हीमोलिटिकिनीमिया, ल्यूकोपिनिया, जिसमें जो यूरिनरी को फ्री कॉपर और सीरम फ्री कॉपर जो है ज़्यादा पाया जाएगा। गायनेकोलॉजिकल अबनॉर्मलिटीज, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, मतलब यूरिनरी कॉपर और सीरम फ्री कॉपर ज़्यादा पाया जाएगा हीमोलिटिक एपिसोड्स में। गायनेकोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, डिलेड प्यूबर्टी, गायनेकोमेजिया। एंडोक्राइनोलॉजिक अबनॉर्मलिटी जैसे ग्लूकोज इंटॉलरेंस, पैराथायरॉयड इंसफिशिएंसी एंड डिसऑर्डर्स ऑफ ग्रोथ। तो ये तो है सिम्टम्स के बारे में। अब पैथोलॉजी में जो है इसमें सारी तरीके की हेपेटिक इंजरीज दिख सकती हैं, जैसे कि स्टीटोसिस, हेपेटोसेलुलर बैलूनिंग, डीजनरेशन एंड ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स एंड मिनिमल इन्फ्लेमेशन एंड लार्ज कपफर सेल्स। कई बार जो है इसको ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस या फैटी लीवर और नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस से डिस्टिंग्विश करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है और फिर अल्टीमेटली सिरहोसिस डेवलप हो जाता होता है। ओके, डायग्नोसिस में जो है क्लिनिकल सस्पिशन जो है सिम्टम से जैसे कि अननोन कॉज ऑफ एक्यूट हीमोलिटिक हीमोलिसिस, साइकेट्रिक इलनेस, बिहेवियरल चेंजेस, फैंकोनी सिंड्रोम, अनएक्सप्लेन्ड बोन और मसल डिजीज। तो उन केसेस में जो है हमें सस्पिशन होना चाहिए विल्सन डिजीज़ का और कॉपर मेटाबॉलिज्म के इंडिसेस को चेक करना चाहिए। ज़्यादातर पेशेंट्स विल्सन डिजीज़ के उनमें जो है सीरम सेरुलोप्लाज्मिन जो है लेस देन 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। क्यों होता है? क्योंकि
अगर कॉपर सेरुलोप्लाज्मिन में नहीं आता तो इसकी हाफ लाइफ कम हो जाती है, जिसके कारण जो है सेरुलोप्लाज्मिन का लेवल कम हो जाता है। मगर सेरुलोप्लाज्मिन पर ही हमें बेस नहीं होना चाहिए कि विल्सन डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए, क्योंकि कुछ एक्यूट इन्फ्लेमेटरी स्टेट्स में, जैसे कि एस्ट्रोजन लेवल जिन स्टेट्स में ज़्यादा होता है, जैसे प्रेगनेंसी हार्मोन थेरेपी या ओरल कॉन्ट्रासेप्शन में, उसमें ये ज़्यादा फाल्सली इंक्रीज हो जाता है सेरुलोप्लाज्मिन। तो उसमें जो है विल्सन डिजीज़ अगर होते हुए भी हमें पता लगाना मुश्किल हो जाता है। और कुछ कंडीशन जैसे कि ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस, सीलिएक डिजीज़, फैमिलियल एसिरुलोप्लाज्मिनीमिया और क्या मैंकीज डिजीज़, ऑक्सीपिटल हॉर्न सिंड्रोम, उनमें जो है कॉपर जो है का लेवल कॉपर ओवरलोड डिजीज नहीं दिखाता, उसमें जो है सेरुलोप्लाज्मिन का लेवल फाल्सली लो दिखता है। तो सीरम फ्री कॉपर लेवल जो है विल्सन डिजीज में एलिवेटेड हो सकता है मोर देन 1.6 माइक्रोमोल पर लीटर, और यूरिनरी कॉपर एक्सक्रीशन जो है, जो नॉर्मली लेस देन 40 माइक्रोग्राम पर डे होती है, वो इंक्रीज हो सकती है मोर देन 100 माइक्रोग्राम पर डे या 1000 माइक्रोग्राम पर डे तक जा सकती है। अब एक तरीका और हो सकता है कि रेस्पॉन्स ऑफ यूरिनरी कॉपर आउटपुट टू शिलेशन में भी डायग्नोस्टिक हेल्प। शिलेशन के रेस्पॉन्स में कॉपर, यूरिनरी कॉपर आउटपुट जो है, उससे जी भी हम पता लगा सकते हैं कि विल्सन है या नहीं है। 24 घंटे पहले यूरिन कलेक्शन के 24 घंटे के यूरिन कलेक्शन से पहले पेशेंट को 500 मिलीग्राम ओरल डोज डी पेंसिलामीन की दी जाती है 12 आवर्स अपार्ट, और फिर अगर अफेक्टेड पेशेंट एक्सक्रीट करता है मोर देन 1600 माइक्रोग्राम पर 24 आवर तो डायग्नोसिस बन जाता है। KF रिंग्स देख सकते हैं स्लिट लैंप एग्जामिनेशन में, जो है भी देख सकते हैं KF रिंग्स। एडुकेट ट्रीटमेंट से जो है KF रिंग्स रिजॉल्व कर जाती हैं, और जिनमें जो है सस्पिशन हाई है और फाइंडिंग्स नहीं दिख पा रही हैं, डायग्नोसिस नहीं बन पा रहा है, उनमें जो है लीवर बायोप्सी भी कर सकते हैं। और बायोप्सी में हेपेटिक कॉपर कंटेंट जो है मोर देन 250 माइक्रोग्राम पर ग्राम ऑफ ड्राई वेट हो तो वो बेस्ट बायोकेमिकल एविडेंस है। मगर लोअर थ्रेशोल्ड रख सकते हैं 1.2 माइक्रोमोल पर ग्राम पर ड्राई वेट का, ताकि सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी इंक्रीज हो जाए, सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाए। फर्स्ट डिग्री रिलेटेड जिनमें विल्सन डिजीज डायग्नोज हो गया, उनके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स को भी स्क्रीन करना चाहिए फॉर प्रीसिम्टोमेटिक डिजीज। उनमें जो है सिरुलोप्लाज्मिन और 24 यूनिटरी कॉपर एक्सक्रीशन चेक करनी चाहिए, जेनेटिक स्क्रीनिंग करनी चाहिए बाय आइदर लिंकेज एनालिसिस और डायरेक्ट DNA जीन एनालिसिस, ताकि एसिम्टोमेटिक सिबलिंग्स में जो है अर्ली इंस्टीट्यूट कर सकते हैं शिलेशन थेरेपी और जिंक थेरेपी, ताकि उनमें जो है डिजीज़ की मैनिफेस्टेशन ना आ सके। तो अब ये तो हो गया डायग्नोसिस के लिए कैसे करना है, KF रिंग्स देखनी है, लीवर बायोप्सी के कर सकते हैं, और यूरिनरी कॉपर एक्सक्रीशन और सीरम फ्री कॉपर लेवल्स और सिम्टम्स के बेस पे जो है, या रेस्पॉन्स टू शिलेशन थेरेपी, यूरिनरी कॉपर आउटपुट चेक करते, तो ये हम डायग्नोसिस में कर सकते हैं स्टेप्स। अब इसके ट्रीटमेंट में जो है डाइटरी इनटेक ऑफ कॉपर जो है वो रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा लेस देन 1 मिलीग्राम पर डे। जो हाई कॉपर कंटेंट फूड्स हैं जैसे कि लीवर्स, शेलफिश, नट्स, चॉकलेट, वो अवॉइड करनी पड़ेगी। और अगर ड्रिंकिंग वाटर में कॉपर ज़्यादा है 0.1 मिलीग्राम पर लीटर से, तो उससे उसको जो है उधर जो है हम रिकमेंड करेंगे कि डीमिनरलाइज वाटर पिया करें। कॉपर शिलेटिंग एजेंट्स हैं, कॉपर शिलेटिंग एजेंट जैसे कि ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राई इथाइलिन टेट्रा अमीन टाई हाइड्रोक्लोराइड, जिसके ट्राइन टेटा ट्राइएंटीन कहते हैं, उसको जो है डोज है 750 टू 1500 मिलीग्राम पर डे इन 2 और 3 डिवाइडेड डोजेज, ठीक है, ये देनी होती है। और मेंटेनेंस डोज 750 या 1000 मिलीग्राम यूज करते हैं अडल्ट्स के लिए, और 20 मिलीग्राम पर केजी पर डे राउंडेड टू नियरेस्ट 250 मिलीग्राम गिवन इन 2-3 डिवाइडेड डोजेज फॉर द चिल्ड्रन। तो ये जो है TETA ट्राइथाइलिन टेट्रामीन डाइहाइड्रोक्लोराइड या ट्राइएंटीन या ट्राइन 750 मिलीग्राम जो है 750 या 1000 मिलीग्राम, ये जो है डोज है, या 20 मिलीग्राम पर केजी पर डे बच्चों में। डी पेंसिलामीन भी यूज़ कर सकते हैं मैक्सिमम 1000 टू 1500 मिलीग्राम इन 2 और 4 डिवाइडेड डोजेज बिफोर द मील्स
for the adults and 20 milligram per kg per day rounded to the nearest 250 milligram given in 2 or 3 divided doses for the pediatric patient। मगर इसमें जो है कई बार जो है चेलेशन थेरेपी से टॉक्सिक इफेक्ट्स आ जाते हैं पेंसिलामिन में 10 to 20% में, और कुछ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जैसे गुड पास्चर सिंड्रोम, सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोस, पोलीमायोसिस और कोलेजन और इलास्टिन के साथ इंट्रैक्शन, डेफिशिएंसी ऑफ अदर एलिमेंट जैसे जिंक और प्लास्टिक एनीमिया और नेफ्रोसिस हो सकता है। इसलिए जो है और साथ में जो है विटामिन B6 का एंटी मेटाबोलाइट होने के कारण पेंसिलामिन इसकी भी डेफिशिएंसी कर सकता है विटामिन B6 की, तो विटामिन B6 भी साथ में देना होता है। और ट्राइंटीन के कुछ कम साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इसलिए जो ट्राइंटीन ज़्यादा प्रेफर किया जाता है डी पेंसिलामिन से। होता क्या है कि शिलेशन से जो होता है यूरिनरी कॉपर एक्सक्रीशन इंक्रीज हो जाती है और मार्क्ड इंप्रूवमेंट होती है हेपेटिक न्यूरोलॉजिक फंक्शन में और डिसअपियरेंस ऑफ द केएफ रिंग्स भी डिसअपियर हो जाती है। और जो है अमोनियम टेट्राथायोमोलिबिडेट दे सकते हैं, ये भी इसका भी काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट दिखती है। और इनिशियल डोज 120 मिलीग्राम पर डे होते हैं, 20 मिलीग्राम बिटवीन मील्स 3 टाइम्स डेली और 20 मिलीग्राम विद मील्स 3 टाइम्स डेली। मतलब दिन में 3 बार जो है खाने के बीच में और दिन में 3 बार खाने से पहले ये हम 20 मिलीग्राम जो है दे सकते हैं, टोटल 120 मिलीग्राम पर डे। साइड इफेक्ट्स में अनीमिया, ल्यूकोपेनिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, माइल्ड एलिवेशंस ऑफ ALT AST हो सकता है और इसका डीकॉपरिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए जो है अमोनियम टेट्रा थायोमोलिबिडेट जो है एंटी एंजियोजेनिक इफेक्ट भी दिखाता होता है। जिंक जो है एडजुवेंट थेरेपी के तौर पे यूज़ किया जाता है ताकि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल अब्जॉर्प्शन ना हो सके कॉपर की, और इसको प्री सिम्टोमेटिक पेशेंट्स में दे सकते हैं। ये GIT से कॉपर की अब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर देता है और इसकी डोज जो है 50 मिलीग्राम एलिमेंटल जिंक जो है दिन में 3 बार और 25 मिलीग्राम दिन में 3 बार इन चिल्ड्रन ओवर एज ऑफ 5 ईयर्स। साइड इफेक्ट इसके जो है गैस्ट्रिक इरिटेशन हो सकती है या ल्यूकोसाइट कीमोटैक्सिस या एलिवेशन इन सीरम लाइपेज एंड अमाइलेज हो सकता है। Patient should be counseled not to suddenly stop these medications because sudden discontinuation of therapy can precipitate fulminant Wilson disease। एकदम से दवाइयाँ छोड़नी नहीं होती है क्योंकि एकदम से छोड़ने से fulminant Wilson disease हो सकता है। एंटीऑक्सीडेंट जैसे विटामिन ई, कुर्कुमिन और फार्माकोलॉजिक चेप्रॉन्स फॉर फिनाइल ब्यूटेरेट और कुर्कुमिन में हैव अ रोल एज एडजंक्टिव ट्रीटमेंट बट मोर रिसर्च इज नीडेड। प्रोग्नोसिस क्या है कि अनट्रीटेड पेशेंट जो है विल्सन डिजीज के वो हेपेटिक न्यूरोलॉजिक रीनल और हेमेटोलॉजिक कॉम्प्लिकेशंस के कारण जो है मर सकते हैं, और मेडिकल थेरेपी जो है रेयरली इफेक्टिव होती है अगर एक्यूट लीवर फेलियर डेवलप हो गया है तो। और प्रोग्नोसिस इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि जल्दी से एकदम से ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया जाए, जितना जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे उतना ज़्यादा रिस्पॉन्स आएगा शिलेशन से। लीवर ट्रांसप्लांट कंसिडर किया जा सकता है एक्यूट लीवर फेलियर और डिकम्पनसेटेड सिरोसिस के केसेस में जिनमें विल्सन डिजीज़ है। और लीवर ट्रांसप्लांटेशन क्यूरेटिव है विद 5 ईयर सर्वाइवल रेट 85 to 90%। इन एसिम्टोमेटिक सिबलिंग्स में जो है उनमें अर्ली इंस्टीट्यूशन ऑफ शिलेशन थेरेपी और जिंक थेरेपी जो है डिजीज की मैनिफेस्टेशंस को जो है कम कर सकती है।